Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. 2008 में एक बहुत अमीर और इन्फ्लुएंशियल फाइनेंसर को नाबालिगों से जुड़े जुर्मों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन लोग सिर्फ केस से नहीं बल्कि उसके बाद जो हुआ उससे और ज्यादा हैरान हुए। लंबी जेल सजा के बजाय उसे एक सीक्रेट प्ली डील मिल गई कि बाद में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने भी उसे गंभीर रूप से फ्लॉड बताया। कई सालों तक उसके प्राइवेट जेट के लॉग्स, फोन कॉन्टैक्ट्स और सील्ड कोर्ट रिकॉर्ड्स छुपे रहे। फिर अचानक ये फाइल सामने आने लगी। तो आखिर ये इंसान कौन था और ये केस प्रेसिडेंट्स, बिलियनर्स और रॉयल्टी तक कैसे पहुंच गया? नमस्कार, वॉच टावर की इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। इन दिनों आपने कई न्यूज चैनल्स और अखबारों में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र सुना होगा। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, जिसका जन्म न्यूयॉर्क की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और जो पढ़ लिख कर वहीं पर मैथ और फिजिक्स के अध्यापक की नौकरी करने लगा। इसी शहर में रहते हुए उसने फाइनेंस का काम सीखा और प्राइवेट क्लाइंट्स को फाइनेंशियल एडवाइस देने लगा। पर फिर आता है वो दिन जिस दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, जिसकी बदौलत एप्स्टीन बड़े बड़े मैंशन, प्राइवेट आइलैंड और प्राइवेट जेट्स का मालिक बनने वाला था। जब उसका पहला बड़ा क्लाइंट लेस्ली वैक्सनर बना, जो एक ब्रांड का मालिक था। वैक्सनर की वजह से एप्स्टीन को बहुत पैसा और पावर मिली, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। साल 1998 में एप्स्टीन $8 मिलियन का लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक आइलैंड खरीदता है, जो कैरेबियन में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा है और 70 से 80 एकर्स में फैला है, जिस पर मेन मेंशन, लग्जरी विला, गेस्ट हाउसेज, स्विमिंग पूल, सुंदर बीचेस, उन पर प्राइवेट डॉक, हेलीपैड और अलग से दिखने वाली बिल्डिंग्स हैं। और सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इस आइलैंड पर आता कौन कौन था? तो इसके जवाब में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन का नाम शामिल है, जिसमें बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, लेस्ली वैक्सनर, माइकल जैक्सन, स्टीफन हॉकिंग, मार्विन मिन्स्की और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू थे, जिनके लिए इस आइलैंड पर कॉन्फ्रेंसेस और पार्टीज रखी जाती थी। साल 2005 में एक 14 साल की लड़की अपने माँ बाप के साथ पाम बीच के एक लोकल पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है, जो पुलिस को बताती है कि उसकी एक क्लासमेट ने उसे जेफरी एप्स्टीन के मेंशन तक पहुंचाया था और उसे बताया था कि वहां सिर्फ मसाज का काम है और इस काम के उसे $300 मिलेंगे। पर जब वो वहां पहुंची तो एप्स्टीन ने उसको मॉलेस्ट किया। पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ 13 महीने का अंडर कवर ऑपरेशन चलाया, जिसमें उसके फ्लोरिडा हाउस की सर्च भी शामिल थी। पुलिस ने 2 पन्नों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी कि उन्हें एप्स्टीन के पाम बीच हाउस में क्या क्या मिला। इस इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस चीफ माइकल रेटर ने सरकारी वकील बैरी क्रिस्चर को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया और कहा कि वो एप्स्टीन के साथ बहुत नरम रवैया रख रहे हैं। तो FBI ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसको उन्होंने ऑपरेशन लीप ईयर का नाम दिया, जिसमें एप्स्टीन का पॉसिबल क्राइम चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन लिखा गया। बाद में FBI ने 36 से 40 लड़कियों की पहचान की, जिनमें ज्यादातर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम थी और कुछ की उम्र तो सिर्फ 14 साल थी, जिनका एप्स्टीन द्वारा शोषण किया गया। और सबकी कहानी बिल्कुल एक जैसी थी कि उन्हें मसाज के बहाने से बुलाया गया। FBI ने फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और न्यू मैक्सिको में 80 से ज्यादा लड़कियों की इंटरव्यूज की। इसमें सबसे बड़ा नाम था गिस्लेन मैक्सवेल। वो एप्स्टीन की एक क्लोज एसोसिएट थी, जो लड़कियों को रिक्रूट करने में उसकी मदद करती थी और लड़कियों को एप्स्टीन के सर्कल में लाती थी। उस पर इल्जाम था कि वो इस सारे सिस्टम का एक मेजर पार्ट थी। 2006 में पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ बहुत बड़ा केस बनाया। एप्स्टीन के वकील
वकीलों ने स्टेट के अटॉर्नी ऑफिस के साथ डील करने की कोशिश की, जहां एप्स्टीन को सिर्फ 1 या 2 प्रोस्टिट्यूशन के केसों में अपना जुर्म मानना था, जिससे उसकी सजा कम से कम होती, और इस डील के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये डील होने के बाद एप्स्टीन को सिर्फ 2 केसेस में चार्ज किया गया और 2008 में उसे बस 18 महीने की जेल हुई। इस प्ली डील को यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने अप्रूवल दी थी, जिसे बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने लेबर सेक्रेटरी के पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया। जेल में भी एप्स्टीन किसी राजा की तरह ही रहा, जिसमें उसे एक प्राइवेट विंग में रखा गया और उसका प्राइवेट ड्राइवर उसे हफ्ते के 6 दिन जेल से लेने आता, जहां वो दिन के 12 घंटे मैनहट्टन में अपने मेंशन और ऑफिस में रहता और शाम होते वो वापस जेल सोने के लिए आ जाता। एप्स्टीन की सजा खत्म होने के 5 महीने पहले ही वो $3000 का बॉन्ड भरकर रिहा हो गया और 2010 तक हाउस अरेस्ट प्रोबेशन पर रहा, और प्रोबेशन के टाइम पीरियड में भी उसे ट्रैवल और नॉर्मल एक्टिविटीज की परमिशन मिलती रही। न्यूयॉर्क में उसे लेवल 3 हाई रिस्क सेक्स ऑफेंडर के रूप में लाइफ लॉन्ग रजिस्टर कर दिया गया। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को फ्रांस से यूएस वापस आते ही एफबीआई और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन टास्क फोर्स ने न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया और उस पर 2002 से लेकर 2005 के बीच सेक्स ट्रैफिकिंग के सीरियस चार्जेस लगाए, जिसके बाद उसे न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में जेल भेजा गया। अरेस्ट के दिन ही एफबीआई ने सर्च वारंट्स के साथ उसके मैनहट्टन टाउन हाउस पर रेड की, जहां इन्वेस्टिगेटर्स को सेक्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड बहुत सारे सबूत मिले, जिनमें बहुत सारी अंडरएज लड़कियों की फोटोज, एक लॉक्ड तिजोरी में से लेबल्ड सीडीज रिकवर हुई, जिनके ऊपर यंग लड़कियों के नाम और $70,000 कैश, 48 डायमंड और एक फेक ऑस्ट्रियन पासपोर्ट भी मिला, जिसमें एप्स्टीन की फोटो थी लेकिन नाम किसी और का था। पासपोर्ट पर 1980 के मल्टीपल कंट्रीज के एंट्री एग्जिट स्टैंप्स थे, जबकि एप्स्टीन के लॉयर्स ने क्लेम किया कि उसे ये पासपोर्ट सिक्योरिटी रीजंस के लिए बनवाने की एडवाइस दी गई थी। 8 जुलाई को सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के पब्लिक करप्शन यूनिट के प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग और माइनर्स को सेक्स के लिए ट्रैफिक करने की कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस फाइल किए। फिर एप्स्टीन ने बेल पर रिलीज होने की अर्जी डाली और $100 मिलियन बॉन्ड ऑफर किए। साथ में ये शर्त भी रखी कि वो अपने न्यूयॉर्क सिटी मेंशन में हाउस अरेस्ट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 18 जुलाई को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड एम बेरमैन ने ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दी और कहा कि एप्स्टीन पब्लिक के लिए खतरनाक है और प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए फ्लाइट रिस्क भी। 23 जुलाई 2019 को रात 1:30 पर एप्स्टीन अपनी जेल सेल में इंजर्ड और सेमी कॉन्शियस मिला, जिसकी गर्दन पर पुलिस द्वारा निशान भी देखे गए। उसके सेलमेट निकोलस, जो एक फॉर्मर न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ऑफिसर भी था और मर्डर चार्जेस में ट्रायल फेस कर रहा था, जब उससे एप्स्टीन की हालत के बारे में पूछताछ की गई, उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। जेल स्टाफ ने इसे अटेम्प्टेड सुसाइड समझा, लेकिन ये नहीं सोचा कि कहीं उस पर किसी ने हमला करवाया हो सकता है। इसके बाद उसे सुसाइड वॉच पर रखा गया। फिर 29 जुलाई को सुसाइड वॉच से हटाकर स्पेशल हाउसिंग यूनिट में शिफ्ट किया गया। 9 अगस्त को उसका सेलमेट ट्रांसफर हो गया और कोई नया सेलमेट नहीं आया। उस रात पूरे 30 मिनट के लिए चेक्स फॉलो नहीं हुए। 2 गार्ड्स सो गए और रिकॉर्ड्स में झूठी एंट्रीज की गई और सेल के बाहर जो कैमरे लगे थे उनके खराब होने का भी दावा किया गया। 10 अगस्त 2019 की सुबह 6:30 पर एप्स्टीन मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क में अपने सेल में डेड पाया गया। ऑटोप्सी में एप्स्टीन की गर्दन की हड्डियों में बहुत सारे फ्रैक्चर्स मिले, जिससे उसकी मौत हुई और इसे एक सुसाइड केस बताया गया। पर रिपोर्ट में आया कि उसकी और भी हड्डियां टूटी हुई थी, जो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही थी। एप्स्टीन की मौत के बाद सब बड़े बड़े लोग एक दूसरे पर एप्स्टीन की मौत के इल्जाम लगाने लगे।
जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बिल क्लिंटन पर और इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाते हुए ट्वीट्स किए और ट्रंप के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट किए कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज की जाएं। 2024 की इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और हर जगह कहा कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना वो खुद एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज करेगा। फिर जनवरी 2025 में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसके जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसे कोई नाम की फाइल है ही नहीं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर FBI को फोकस करने की जरूरत है। Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स के लेटेस्ट और सबसे बड़े बैच को पब्लिक किया जिसमें 3.5 मिलियन पेजेस थे, साथ ही 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 से ज्यादा इमेजेस शामिल थी। क्योंकि कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत लॉ बनाने का ऑर्डर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल क्लिंटन पर दोष लगाए और एप्स्टीन और मैक्सवेल को फ्रेंड मानने से भी इनकार कर दिया। I was not a fan of his. That I can tell you. I was not a fan of his. So और यहाँ एक मिस्ट्री और भी खड़ी होती है कि अगर इन फाइल्स में दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनैलिटीज के नाम शामिल थे तो वो इसे पब्लिक होने से रोक क्यों नहीं पाए, या फिर वो खुद ही चाहते थे कि ये पब्लिश हो। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला पार्ट भी लेकर आएं तो कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। नमस्ते।